दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जिस पर लोन का बोझ ना हो। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो अपने दम पर चलती हो। कंपनियां कहीं ना कहीं से कर्ज या इन्वेस्टमेंट लेती ही हैं और कंपनियों को पैसा जुटाने के बहुत सारे रास्ते भी होते हैं। उसी में से एक है आईपीओ का रास्ता। जब किसी कंपनी को एक बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है तब वह आईपीओ लाती है और आज हम इसी आईपीओ की बात करेंगे। आईपीओ को डिटेल्स में समझेंगे। आईपीओ क्या है, कंपनियां आईपीओ ही क्यों लाती हैं, किस तरह की कंपनियां आईपीओ ला सकती हैं, आईपीओ लाने का प्रोसेस क्या है। थोड़ा धैर्य रखकर बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो, क्योंकि आईपीओ की A to Z इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों जब कोई प्राइवेट कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी पहली बार आम जनता यानी पब्लिक को बेचने जाती है, उसी प्रोसेस को हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आईपीओ कहा जाता है। दोस्तों कंपनियां किसी वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी फंड या दूसरे किसी बड़े इन्वेस्टर से भी पैसा लेती है, लेकिन उसे आईपीओ नहीं कहा जा सकता। जब कंपनी डायरेक्ट हम और आप जैसे पब्लिक के बीच अपनी हिस्सेदारी बेचती है, उसे ही हम आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ का प्रोसेस पूरा होने के बाद उस कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी होता है, ताकि हम और आप जैसे लोग आपस में उस शेयर को खरीद या बेच सकें। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि कंपनियां आईपीओ के रास्ते ही पैसा क्यों जुटाती है। पैसा जुटाने के तो और भी कई तरीके हैं। बैंकों से भी लोन लिया जा सकता है। देश में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनियों में बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से ही पैसा जुटाया जा सकता है। दोस्तों कंपनियां इन सारे रास्तों से पैसा जुटाती भी हैं, फिर भी आईपीओ लाती हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियां को आईपीओ से इतना पैसा मिल जाता है जितना पैसा किसी भी रास्ते से नहीं मिलता दोस्तों, वह भी बिना ब्याज के, जिसे कभी लौटाना नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ पैसा जुटाने का एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पैसा आए तो उसे कभी लौटाना नहीं पड़ता है, कभी कोई ब्याज नहीं देना होता। कंपनी पर आईपीओ का किसी प्रकार का कोई कर्ज का बोझ नहीं होता, कोई लायबिलिटीज नहीं होती है दोस्तों। इतना ही नहीं, कंपनी के जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आईपीओ के पहले कंपनी में अपनी पूंजी निवेश किए रहते हैं, उन इन्वेस्टर्स को भी आईपीओ से फ़ायदा होता है। आईपीओ के बाद पुराने इन्वेस्टर्स जो अपना शेयर बेचकर मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आईपीओ लाने के बाद उस कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में शुरू हो जाती है और कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर बेच सकता है या खरीद सकता है। दोस्तों आईपीओ लाने से कंपनी और कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स दोनों को फ़ायदा होता है। इसी कारण कंपनियां और कंपनी के पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं आईपीओ लाने पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कोई भी कंपनी आईपीओ लाकर पूंजी जुटा सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सभी कंपनियां आईपीओ नहीं ला सकती। क्योंकि आईपीओ लाने के लिए सेबी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ मापदंड हैं। जो कंपनी सेबी के उस कानून को मानती है, उस मापदंड को पूरा करती है, वही कंपनी आईपीओ लाने योग्य होती है दोस्तों। तो चलिए आईपीओ के लिए सेबी के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों ऐसे तो लार्ज कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी के लिए सेबी के अलग अलग नियम हैं और समय के अनुसार कभी कभी सरकार और सेबी मिलकर इस रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव लाती रहती है। अब जैसे कुछ दिन पहले ही LIC के आईपीओ के लिए सरकार को कानून बदलना पड़ा है दोस्तों। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट की, जिसे सभी आईपीओ लाने वाली कंपनियों को मानना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी को कम से कम 5 साल पुराना होना जरूरी होता है। पिछले 3 सालों से कंपनी की कुल संपत्ति यानी कंपनी की जमीन, ऑफिस, मशीनरी जैसे संपत्ति की कीमत कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए। पिछले 3 सालों में कंपनी की नेटवर्थ यानी
टोटल कैपिटल से लायबिलिटीज यानी देनदारी हटाकर जो पूंजी बचती है उसे नेटवर्थ करते हैं, और वो नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए। पिछले 3 सालों का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम से कम 15 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आईपीओ द्वारा जुटाने वाला अमाउंट यानी पूंजी 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर या प्रोमोटर्स पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा या कोई मामला नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब एक सवाल आपके मन में और उठता होगा कि 1 करोड़, 3 करोड़ या 15 करोड़ को तो ज़्यादातर कंपनियां पूरा कर सकती हैं, फिर तो लगभग सभी कंपनियां आईपीओ लाने लगेंगी। सेबी की इतनी शिक्षा तो बहुत सारी कंपनियां पूरी कर सकती हैं। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में कंपनियां लिस्टेड होने लगेंगी, क्योंकि साल का 1 या 2 करोड़ रुपये कमाने वाली कंपनियां तो बहुत सारी हैं। फिर लिस्टेड कंपनियों की संख्या इतनी कम आखिर क्यों है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है आईपीओ लाने के खर्चे, या आईपीओ बहुत ही खर्चीला होता है। कोई कंपनी 10 या 20 करोड़ जुटाने के लिए आईपीओ नहीं ला सकती दोस्तों, भले ही सेबी के मापदंडों के अंदर वह कंपनी आती हो, क्योंकि आईपीओ के खर्चे और फीस वगैरह ही करोड़ों में होते हैं। और दूसरी बात यह है कि 10-20 करोड़ तो कंपनी को किसी बड़े इन्वेस्टर से ही मिल जाते हैं। अब यह खर्चे तब समझ में आएगा जब आईपीओ लाने की प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए आईपीओ लाने की प्रोसेस क्या है समझते हैं। आईपीओ लाने के लिए कंपनी को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है किसी मर्चेंट बैंकर को सिलेक्ट करना, जिसे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी कहते हैं। मर्चेंट बैंकर को बुक रनिंग लीड मैनेजर या लीड मैनेजर भी कहा जा सकता है। बिना मर्चेंट बैंकर के आईपीओ नहीं लाया जा सकता दोस्तों, क्योंकि आईपीओ का पूरा प्रोसेस या मर्चेंट बैंकर ही पूरा करते हैं, जिसके लिए वह कंपनी से फीस के नाम पर मोटी रकम लेते हैं। इस मर्चेंट बैंकर की फीस आईपीओ की साइज के परसेंट के हिसाब से होती है दोस्तों, जो 2 से लेकर 8% तक भी हो सकता है। आईपीओ लाने में इस मर्चेंट बैंकर का क्या रोल होता है, यह मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, इसे समझना जरूरी है। तो कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना इसका मुख्य काम होता है। अब ड्यू डिलिजेंस क्या है? ड्यू डिलिजेंस एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसे कंपनी को ऑडिट किया जाता है। कंपनी की फाइनेंस सिचुएशन से क्या है इसका पता लगाया जाता है। इसके बाद आईपीओ की मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपनी पूरा कर रही है या नहीं, कंपनी सेबी द्वारा रूल्स रेगुलेशन को मान रही है या नहीं, ये सारे काम मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। कंपनी के साथ मिलकर ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP तैयार करने का काम ये मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। दोस्तों, DRPH क्या है इसी वीडियो में हम आगे समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की प्राइस लिमिट भी या मर्चेंट बैंकर ही तय करते हैं। आईपीओ के लिए मार्केटिंग या विज्ञापन जैसे काम भी या मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार और बैंकों का सिलेक्शन भी या मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फायदेमंद काम जो होता है अंडरराइट करना, यानी अंडरराइट करने का काम भी या मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। दोस्तों, अंडरराइटिंग का मतलब होता है आईपीओ के सारे शेयर्स या ज़्यादातर शेयर्स को अपने अधिकार में लेकर या उसे पूरा खरीद कर फिर उसे आम पब्लिक को बेचने की जिम्मेदारी लेना, उसे अंडरराइटिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अंडरराइटिंग की जिम्मेदारी भी यह इन्वेस्टमेंट जो बैंकर होते हैं वही लेते हैं। एक तरह से आईपीओ के पूरे शेयर्स बेचने की पूरी जिम्मेदारी भी मर्चेंट बैंकर की होती है। इस तरह से आईपीओ लाने में लगभग सारे के सारे काम यह मर्चेंट बैंकर ही करते हैं। कंपनियां सिर्फ देखती है, काम तो यह मर्चेंट बैंकर ही पूरा करते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया कि मर्चेंट बैंकर का महत्व कितना है। सबसे पहला काम मर्चेंट बैंकर यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर के सिलेक्शन के बाद आईपीओ की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सबसे पहला काम सेबी को रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के साथ एक एप्लीकेशन देना होता है, जिस स्टेटमेंट में कंपनी की फाइनेंशियल परिस्थिति का डिटेल्स होता है। आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, कंपनी क्या करती है, आगे भविष्य की प्लानिंग क्या है,
आईपीओ की साइज क्या है, इन सब बातों की जानकारी इस रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट में देनी होती है दोस्तों। इसके बाद सेबी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करके ठीक करता है कि कंपनी को आईपीओ लाने की परमिशन दिया जाए या नहीं। सेबी के मंजूरी के बाद 1 साल के अंदर आईपीओ लाना जरूरी होता है। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंकर मिलकर DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं। दोस्तों DRHP एक तरह का रिपोर्ट होता है जिसमें आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारियां देनी होती हैं, जैसे कि आईपीओ की साइज क्या है, आईपीओ में कुल कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, आईपीओ क्यों लाया जा रहा है और आईपीओ से जुटाए गए पैसों का यूज कंपनी कैसे करेगी, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट और खर्चे की भी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में देना होता है। दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट की सभी लोगों की जानकारी सहित कंपनी के प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की भी जानकारी देनी होती है। इस प्रोस्पेक्टस यानी इस रिपोर्ट को सभी लोगों के साथ पब्लिकली शेयर करना होता है ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं, जो आईपीओ में पैसा लगाने की इच्छुक हैं, आईपीओ में पैसा लगाने के पहले उस कंपनी की सारी जानकारियां हासिल कर सकें और यह निर्णय ले सकें कि उस कंपनी में पैसा लगाया जाए या नहीं। यदि DRHP में यानी इस रिपोर्ट में किसी प्रकार की जानकारी छुपाई गई तो सेबी कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकती है। दोस्तों जो व्यक्ति आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है वह उस व्यक्ति कंपनी के ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP को पढ़कर उस कंपनी की पूरी जानकारी ले सकता है जो पब्लिकली उपलब्ध होता है। दोस्तों इसके बाद शुरू होती है आईपीओ की मार्केटिंग, जिसे रोड शो भी कहा जाता है। दोस्तों रोड शो का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी के लोग नेताओं की तरह रोड पर निकलकर प्रचार करें। यह एक प्रकार का सर्वे होता है जिसे मर्चेंट बैंकर और कंपनी मिलकर देश विदेश में FIs, DI जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर से मिलकर अपनी कंपनी और आईपीओ के विषय में बताते हैं, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग बताते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के आईपीओ के बारे में उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट क्या है, आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। उसके बाद आम आदमी तक आईपीओ की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं यानी एड्स किए जाते हैं। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन जीतने के लिए हर गांव, हर शहर, प्रत्येक व्यक्ति तक जाकर अपनी खूबियां बताता है और इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है, दोस्तों ठीक उसी तरह कंपनियां भी बड़े से छोटे इन्वेस्टर तक पहुंचकर आईपीओ को सफल बनाने की कोशिश करती है और इसे ही कहते हैं रोड शो, इसे ही रोड शो कहा जाता है। दोस्तों जब कंपनी रोड शो कंप्लीट कर लेती है यानी आईपीओ का मार्केट में सर्वे पूरा करने के बाद कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर शेयर का प्राइस यानी रेट तय करते हैं। शेयर के प्राइस 2 तरह से तय किया जाता है। पहला है फिक्स्ड प्राइस जिसमें शेयर की कीमत फिक्स रखी जाती है और उसी एक प्राइस पर इन्वेस्टर्स आईपीओ के शेयर खरीदते हैं, और दूसरा है प्राइस बैंड्स जिसमें प्राइस का एक रेंज तैयार होता है। कंपनियों को इन्वेस्टर्स के लिए एक प्राइस रेंज बताना होता है। कंपनी द्वारा 2 तरह के प्राइस दिए जाते हैं और इन्वेस्टर्स इससे 2 प्राइस के बीच में किसी भी एक प्राइस पर अपनी फॉर्म भरते हैं। प्राइस रेंज दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम 20% का हो सकता है। कहने का मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम का फर्क जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक ही हो सकता है। अब जैसे किसी कंपनी की प्राइस बैंड का मिनिमम मूल्य 100 रुपया है तो 110, 115, ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये तक का रेंज हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ये प्राइस बैंड कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंकर मिलकर ठीक करते हैं। दोस्तों इसमें सेबी का कोई रोल नहीं होता। प्राइस बैंड यानी प्राइस रेंज ठीक हो जाने के बाद बुक बिल्डिंग का काम शुरू होता है। सेबी के रूल्स के मुताबिक प्राइस बैंड तय होने के बाद कंपनी 2 से 7 दिनों के अंदर शेयर्स का सब्सक्रिप्शन खोलना होता है। इसी दिनों में लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं। इसी 2 से 7 दिनों में इन्वेस्टर्स आईपीओ के लिए फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरते समय कंपनी द्वारा दिए गए प्राइस रेंज के अंदर
अपनी पसंद से अलग अलग रेट लगाते हैं और इसी से पता चलता है कि लोगों को कौन सा रेट सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी जानकारी को इकट्ठा करना ही हम कहते हैं बुक बिल्डिंग, इसे ही बुक बिल्डिंग कहा जाता है। इसमें आईपीओ की सही कीमत का पता लगाया जाता है दोस्तों। सब्सक्रिप्शन का काम पूरा हो जाने के बाद कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर एक प्राइस तय करते हैं, जिस प्राइस पर कंपनी का नाम एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है। सब्सक्रिप्शन के दौरान जिस कीमत पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए होते हैं, प्राइस रेंज के बीच में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, ज़्यादातर उसी रेट पर लिस्टेड होती है। मान लीजिए प्राइस रेंज 100 से 120 के बीच में है, तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन यदि 115 पर आता हो तो लिस्टिंग की सबसे ज़्यादा उम्मीद ये 115 की होगी। NSE या BSE जैसे एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर कोई भी व्यक्ति दोस्तों खरीदा बेच सकता है। दोस्तों इस तरह से IPO की प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद कंपनियों का शेयर NSE और BSE का प्लेटफॉर्म पर बिकने लगता है, कोई भी खरीदा बेच सकता है। दोस्तों इस तरह से IPO लाने की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।